अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। कुछ रोज़ पहले इमरान खान साहब ने एक पेशगोई की। उन्होंने कहा कि आने वाले 5-6 महीने हैं, सिर्फ ये अक्टूबर-नवंबर के करीब का टाइम बनता है, तब तक केसेस ख़त्म हो जाएंगे। केसेस तो नहीं चलते रहेंगे, लेकिन मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, ये उन्होंने कहा। और साथ उन्होंने कहा कि तब तक हुकूमत की छुट्टी भी हो जाएगी। दिस इज़ हिज प्रेडिक्शन। वो जिस तरह से आगे मामला को देख रहे हैं कि क्या मामला बन सकता है। तहरीक इंसाफ के वकला, एक नहीं काफ़ी सारे, हर एक का ये बयान था कि रमज़ान में ही इमरान खान जेल से बाहर होंगे। उसके अलावा रिसेंटली आया कि 25 रमज़ान से पहले बाहर होंगे। वो तो शायद इतना मुमकिन नहीं लगता, लेकिन एनीवेज इमरान खान साहब के हवाले से ये भी खबर आई कि वो जो कानूनी टीम है उससे वो नाला है। कुछ नाराज़गी का इजहार किया वकला टीम के ऊपर उन्होंने, और ख़ास तौर पे इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप प्रोएक्टिवली क्यों नहीं परस्यू कर रहे चीज़ों को। और बहुत से ऐसे सेक्शंस हैं कि जिनके हवाले से ये खबर आ रही है कि ही इज़ वरिड कि इनको चैलेंज किया जाना चाहिए था इन डिफरेंट कोर्ट्स। और अभी तक एक बात तो है ना, बहरहाल वो ये है कि तहरीक इंसाफ की जो वकला की टीम है, अच्छा सियासत में भी वही है तकरीबन वकला, वो सियासी बयानात भी देते हैं और वो कानूनी एतबार से भी केसेस वगैरह देख रहे हैं। कोई ऐसी लिस्ट वो दे नहीं सके अभी तक मीडिया को एटलीस्ट कि भाई ये तमाम केसेस हैं या फिर ये तमाम दरखास्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने पेश की हुई हैं, और ये केस नहीं लगा या क्यों नहीं लग रहा, तो उसको परस्यू करना। तो इन सब मामलों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ कानूनदान, सीनियर कानूनदान अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं। और बहुत शुक्रिया आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल अजहर सिद्दीक साहब, कैसे मिजाज है? जी बहुत जी अकबर साहब, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी तो कल मुलाकात भी हुई है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से, और ये जो एक मामला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, इट्स नॉट परसुइंग द केसेस, उस तरह से उनकी पैरवी नहीं कर रही सुप्रीम कोर्ट के अंदर, खास तौर पे जिस तरह से करनी चाहिए। ना कोई लिस्ट है मीडिया के पास एटलीस्ट, और सुनने में आया था कि इमरान खान साहब भी कुछ नाराज हैं उनसे। कैन यू कंफर्म दिस? देखिए अकबर भाई साहब, इमरान खान साहब नाराज यानी कंसर्न उनका है, नाराजगी का लफ्ज तो शायद मैं नहीं कहता। चले नाराज और उनका हाँ मैं ना यानी उनका ये कंसर्न बड़ा जायज है। अगर मुझसे पूछते हैं तो हमारी तरफ से कोई एक आध कोताही तो जरूर है कि सेक्शन 215 जो है, हमने इलेक्शन एक्ट का चैलेंज ही नहीं किया था। वो तो चले मैंने पब्लिक इंटरेस्ट के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और वो भी मैं हैरान हूँ। हमारे यहाँ हम ख्याल जजेस बैठे हुए हैं, जस्टिस अली बाकर नजवी साहब, 29 फरवरी का फैसला जो है वो महफूज किया हुआ है। ये वो फैसला है जो उन्हें फौरी तौर पर सुनाना चाहिए। उसके बाद दोबारा मैंने सेक्शन 104 और रूल 94 ऑफ द इलेक्शन एक्ट लगाया, वो वाला फैसला उन्होंने सुना है, कोई इसमें डेट डाली है नहीं डाली है। यानी अगर एक जज केस सुनता है तो उसे चाहिए ना कि फौरी तौर पर इस बात का फैसला कर दे। और जहां जो आप जो इमरान खान साहब का कंसर्न है या वो बिल्कुल जायज है। नहीं यानी इलेक्शन की धांधली के हवाले से बड़े अरसे बाद हमने उसका जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त दी, जो अहमद खान साहब ने दी, और बड़ा टाइम लगा दिया हमने उस सारे मामले में। वो जा रहे हैं अपनी जगह, बिल्कुल बातें ठीक है कि हमें हर दरवाजे के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर दरवाजा खटखटाना चाहिए। जब से जस्टिस काजी फाजिल साहब आए हैं उस दिन से अगर देखा जाए तो हमें इंसाफ उस तरह नहीं मिल सका जो मेरिट पे हम चाह रहे हैं। इसी तरह हम मेरिट पे चाह रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब देख लें आप, यानी ज्यूरिसडिक्शनल इशू पे अगर आप तोशाखाना के केस में देखें, तोशाखाना के बाद हम बाकी मामला को भी अगर उठाकर देखें, हम प्रॉविडेंट फंडिंग के केसेस में, तो मैं तो कई केसेस में जानता हूँ इस हवाले से, वहां भी हमारे साथ इंसाफ नहीं हो सका। तो हमें इंसाफ अदालतों से ही मिलना है। और उसके लिए प्रोएक्टिवली तहरीक इंसाफ की जो टीम है उसको कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाने चाहिए। वो शायद मेरा ख्याल ये भी हो सकता है कि इलेक्शंस के अंदर मसरूफ थे। मैं सर आपको एक चीज़ सुनवाना चाह रहा हूँ। उमर अयूब साहब जो इस वक्त अपोजिशन लीडर भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनका बयान है, और साथ गौहर खान साहब का बयान है। अब वो पॉलिटिकल लीडर हैं, उमर अयूब साहब पॉलिटिकल साइड देखते हैं, देखनी चाहिए उनको। गौहर खान साहब को चूंकि चेयरमैन भी बनाया था, तो शायद जाहिर इसी वजह से शायद वो सियासी बयान भी दे देते हैं, लेकिन तजाद है उनके अंदर। ज़रा प्लीज़ देखिए, फिर आपका कॉमेंट लेना इस पर। अजहर सिद्दीक साहब, आपने सुना है, ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। अब आप मुझे ये बताइए कि बंदा किसके ऊपर एतबार करे? ये मुफाहमत तब तक नहीं होगी जब तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल से नहीं आएंगे। वो कह रहे हैं कि इसका कोई लेना देना नहीं है उनके केसेस के साथ, हम बातचीत वैसे भी जारी रखेंगे। आपने इमरान खान साहब से ये बात की कि ये बाहर पार्टी में क्या चल रहा है? एक कहता है कि जनाब मुत्तहिदा मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के साथ जाना था, नहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जाना था, शिरानी ग्रुप के साथ जाना था, नहीं बल्लेबाज के साथ जाना था। ये बाहर जो कन्फ्यूजन है, इस हवाले से क्या बात हुई सर आपकी? देखिए अकबर, बात बड़ी वाज़ेह है कि नवाज शरीफ के दौर में भी रहा कि उनके भी वो जेल में रहे, लेकिन उन्हें मुशावरत के लिए खुली छुट्टी थी उनके लिए।
वो दिन में 20 से 26 मुलाकातें किया करते थे। इमरान खान साहब से तो आप अंदाज़ा लगाएँ यानी जान जोखिम में लाना है मुलाकात कराने के लिए। मुझे मुलाकात के लिए 2 महीने लगे, आपको पता है। मैंने अडयाला जेल में सुप्रीटेंडेंट को लिखा, होम सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी इंटीरियर को, और फिर अल्टीमेटली मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ा था। और जब मेरी बात हुई इस हवाले से, तो इसमें कम्युनिकेशन गैप था, और चूँकि वजह है कि टाइम नहीं मिल रहा, मुशावर के नहीं मिलता, और यही खौफ था इमरान खान साहब का कि वो इलेक्शन इमरान खान की मौजूदगी में नहीं लड़ना चाहते थे। वो बाहर भी होते, ये सारा फसाइयत होती। तो इमरान खान साहब एक बेहतरीन प्लानर है, एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब यहाँ क्या है, इमरान खान साहब तक बात जानी है, एक तरफ से मुख्तलिफ पार्टी के लोगों की तरफ से जानी है, तो कई दफ़ा बात जो है ना वो सही कन्वे नहीं हो पाती है, तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये याद रखिएगा, इसमें तो वो दुश्मन जो है वो कामयाब इसलिए रहे हैं कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, और इमरान खान साहब बहुत जल्द जेल से बाहर आने वाले भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, वो कैसे अजहर साहब, जरा थोड़ा सा उसका, आपकी भी बात हुई होगी, एक उन्होंने 3-4 रोज पहले एक पेशगोई की थी कि मैं 5-6 महीने के अंदर बाहर होऊंगा, आई विल बी आउट ऑफ जेल, और किस बेसिस के ऊपर, मतलब तब तक केसेस खत्म हो जाएंगे आपको लगता है, या कोई बातचीत चल रही है पीछे? ये बात है मेरिट के ऊपर। अभी ये 4 केस ऐसे हैं, ये अगर देखा जाए ये रेत की दीवार है, यानी इनकी पोजीशन में आपके सामने। पहला तोशा खाना जो केस है, जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया, वो सेक्शन 137(4) पे उड़ जाना है। 120 दिनों के अंदर इस्तगासा दायर करना था, नहीं किया, और वो उसका रेफरेंस स्पीकर ने भिजवाया, स्पीकर भिजवा नहीं सकता था, और ये जुरिसडिक्शनल मामला है, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कहते रहे, लाहौर हाई कोर्ट में 5 मेंबर बेंच के सामने पड़ा हुआ मामला। ये इसकी सजा सस्पेंड हो गई हुई है। मेन अपील जिस दिन सुननी शुरू हुई, तो ये दिनों का काम है, अभी ये मेन अपील इसकी शुरू नहीं अभी हुई, दरखास्त दी हुई है। दूसरा मामला है साइफर का। साइफर में आप आ जाएं कि साइफर में बताया कि 18 दिन हम सिर्फ हमने हेयरिंग की, और उसके बाद उनसे वकील छीन लिया गया, और वकील भी वो कर दिया गया जो वकील पहले प्रोसिक्यूशन के साथ थे, उसका पूरा रिकॉर्ड मंगा लिया गया है। और साइफर में देखिए, अभी डोनाल्ड लू के बयान के बाद और असद मजीद के बयान के बाद अगर इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करके देखें, तो इमरान खान के खिलाफ तो सजा ही कोई नहीं बनती है, और सजा अगर दी है इसका मतलब है कि वहां कंस्पिरेसी थी, यानी इमरान खान से वही कंस्पिरेसी बताइए ना, और तो कोई चीज नहीं बताई ना इमरान खान ने। इसमें तो फिर एट द सेम टाइम आप ये भी मान लेते हैं कि साइफर के तहत मुदाखलत नहीं हुई। अगर आप ये कहते हैं कि डोनाल्ड लू से इनकार कर रहा है और फिर साइफर में सजा किस चीज की है, तो फिर साथ ऑटोमेटिकली इट्स अ गिवन के माना जा रहा है कि हाँ जी नहीं थी मुदाखलत। देखिए, वो तो बात हम बता रहे हैं ना कि जो अगर हालात और वाकयात सामने रख के देखें, हमारा तो आज भी स्टैंड यही है। और आपको पता है सिर्फ साइफर का 8 मार्च में अपना 6 मार्च को हुसैन हक्कानी की मीटिंग से पहले 2 बड़े कॉलम है, हारून रशीद ने लिखा था, अंसार अब्बासी ने गालिबन लिखा था, और ये साइफर की कहानी वो सारी बता चुके हैं। यानी तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को गिराना है, नजर आ गया आपके सामने। तो उसमें अब ऑफिस सीक्रेट एक्ट की वायलेशन कोई नहीं हुई है। मैं तो अगले हफ्ते के अंदर साइफर के केस का तिया पंचा देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब इसमें बाइज्जत बरी होंगे। कोशिश यही हो रही है किस तरह से ये रिमांड का केस बन जाए। मैं नहीं समझता ये रिमांड का केस है। फिर आ जाए, मैं इज्जत वाले केस में भी गया था, और जज साहब ने उम्रे पे जाना था, सलमान अकबर राजा और हम पेश हुए। हमने कहा कि यानी जो कल जुमा गुजरा है अपना सर आज इसको आज के लिए रख लें। उन्होंने कहा कि मैंने उम्रे के लिए जाना है, तो 27 अप्रैल डेट रखी तो है, अगर वो उम्रे में चले गए तो उससे आगे चला जाएगा। और ये वाला केस भी ऐसा 14.5 साल में आज तक कभी कोई हुआ ही कोई नहीं, तारीख यानी इसकी कोई प्रेसिडेंट ही कोई नहीं है। तो इस केस के अंदर भी इमरान खान साहब की बरियत है। इस सारी चीजों को सामने रखते हुए प्रोजेक्शन इसीलिए की गई थी, ईद से पहले जो है ना इमरान खान साहब रोजों के दौरान बाहर आ जाएंगे। जहां तक 9 मई के साने के हवाले से बात है, वो आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब जब बेल दी है तो बड़ी वजाहत के साथ कह दिया। इसी तरह रावलपिंडी बेंच का फैसला भी आ चुका है। तो 9 मई के साने के कॉन्टेक्स्ट में भी इमरान खान साहब को इन्वॉल्व करने की कोशिश है, वो भी नहीं हो सकता। तो मज़ाहिर अगर देखा जाए तो इसी का डर है। अब मुझे एक बताएं आप सर, अगर ये इतना डर नहीं था तो ज़िमनी इलेक्शनों से जो कैंडिडेट है पीएमएलएन के भाग क्यों रहे हैं? ये क्यों चाहिए? ये कोई टिकट लेना नहीं चाहते? ये क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? ये समझने की बात है ना कि आप वो तो जनरल इलेक्शन के अंदर आपने झल्लू फेर दिया, फॉर्म 45-47 का जो घपला करना था कर लिया। अब ज़िमनी इलेक्शन में कहाँ करेंगे? ज़िमनी इलेक्शन में तो करने के लिए यही होगा, सर के ऊपर बैठे होंगे और इतनी बुरी मार पड़नी है इन लोगों को, तो इनको रास्ता नहीं मिलना। तो ये ज़हन में रख लीजिएगा कि आने वाले दिनों के अंदर अच्छी खबरें हैं। और मैं इसको मैं इस वे फॉरवर्ड अजहर साहब वो क्या समझते हैं, खान साहब वे फॉरवर्ड क्या समझते हैं? देखें, टॉक्स वो तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप ये कहते हैं कि जनाब जुडिशल कमीशन बना दे इलेक्शन धांधली के ऊपर या फिर इसके ऊपर और तरह की इंक्वायरीज, तो वो जो जीत के ओहदों का हल्फ ले चुके हैं वो तो ये नहीं करेंगे, इट्स अ गिवन। तो ये एक नॉन स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब वो कहते हैं कि आगे बढ़े। खान साहब इस पर क्या कहते हैं कि सिर्फ एहतजाज जारी रखें,
और जिस तरह से अभी मामला चल रहे हैं कि सिर्फ सूबा चलाना है एक, तो उसके लिए जितनी ज़रूरत है गवर्नमेंट के साथ, वज़ीर आज़म के साथ या SIFC के साथ उतना रखें, लेकिन उसके अलावा सिर्फ एहतजाज जारी रहेगा। और उनको ये लगता है बाकी कि 6-7 महीने में वो बाहर आएंगे और हुकूमत भी चली जाएगी तब तक। देखिए मैं मल्टीपल 3 स्ट्रेटजी आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये है कि एहतजाज शुरू होना है और लोग एहतजाज के लिए भरपूर तैयार हैं, और ये इतना बड़ा एहतजाज होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके। रोजों में लोगों की महंगाई से चीखें निकल गई हैं, IMF की किस्त आनी है और इनसे पेट्रोल नीचे आना नहीं है, बिजली महंगी हो जानी है, और वो हालात ऐसे होने हैं, आवाम की जिंदगी है जिनके बस का काम नहीं है, और जो कि वजह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ये दूसरी वजह हमारे लिए बनेगी। तीसरी हमारी वजह ये है कि आगे अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल में भी चले जाना है मामला, तो 4 महीने का ये प्रोसेस है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में हमने फोरेंसिक जैसे, और फोरेंसिक हो गया, फोरेंसिक हम लोगों से नहीं करवा रहे। मेरी असद उमर से भी, सॉरी, मेरी उमर अयूब से भी बात हुई, असद कैसर से भी मेरी बात हुई थी। ये परसों मैं हेयरिंग में गया था मैं, और हेयरिंग के दौरान बैठकर डिटेल में डिस्कशन करके यही कहा कि हमें फोरेंसिक के हवाले से आगे जाना है। और अभी तो 4 हल्कों का, इसलिए इमरान खान कहते हैं ना कि 4 का हल्कों को सामने रख लें, कोई रेफरेंडम करा लें, कोई और चक्कर ले आए आप। तो 4 हल्कों में मैं जिमनी इलेक्शन का आपके सामने मैंने पोजीशन सारी रख दी है ना। तो हम जो ये प्रोजेक्शन देख रहे हैं, हम ये प्रोजेक्शन नवंबर तक देख रहे हैं कि नवंबर तक जो है हालात सारे इनके हाथों से निकल जाएंगे। मुल्क स्टेबल, यानी महंगाई इनके हाथ में नहीं होगी, डॉलर नहीं पकड़ा जा रहा होगा, पेट्रोलियम की कीमतें आसमानों को छू रही होंगी, और साथ साथ हमारा इधर से सुप्रीम कोर्ट से साहब वो तो सारा कुछ IMF के साथ मुआहदे की वजह से होगा ना, वो उनकी शर्तें तो माननी पड़ेंगी, और फिर स्टेट का तो ये रिजॉल्व है इस चीज़ के ऊपर कि स्टेबिलिटी आनी, और आनी भी चाहिए कि मतलब आगे जो अब आपने किया है IMF के साथ मुआहदा और जो आपने उनकी शराइत मानी है उन पर अमल दरामद तो होना है। तो फिर एहतजाज हो रहे हैं जो भी हो रहा है, लेकिन द स्टेट विल गो थ्रू इट। स्टेट हैज टू गो थ्रू इट, मैं नहीं बात कह रहा, लेकिन कैपेसिटी नहीं है ना इनके पास। मुझे देखे ना, इनके वजीर खजाना सागडार की बड़ी बातें होती रही, मिफ्ता इस्माइल ने आवाज निकाल दी, जुबैर ने आवाज निकाल दी, शायद खकान अब्बासी ने, अब तो इनके अपने जावेद लतीफ एक बंदे ने इनकी आवाज निकाल दी। हमारे पास ज्यादा स्ट्रेटजी है, हमारे पास ज्यादा अच्छी टीम है, और हमारे पास एबिलिटी ज्यादा है, कैपेबिलिटी ज्यादा है, हमने मुल्क की इकोनॉमी सेटल डाउन की है। अब आगे कहें कि हम आपकी ये जो नालायकी है, नाअहली है, फिर वो जब हम हुकूमत में आप आएंगे, आपके साथ हम बताएंगे हम कैसे सेटल डाउन कर सकते हैं, और ये हम कर सकते हैं। बाकी जहां तक IMF का मसला है ना, IMF में देखे वजह चोर चक्के बैठे हुए हैं, ये बिजली चोर है, इसमें पेट्रोल चोर है, गैस चोर है। क्या होना क्या है कि लाइन लॉसेस कम कर रहे हैं, लाइन लॉसेस तो कम आप कर नहीं सकते हैं। आपने तो बिजली चोरों को नवाजा हुआ है, लोगों को फायदे दिए हुए हैं, गैस चोरी आप करते हैं, टैक्स चोरी आप करते हैं, यानी कोई मुश्किल काम है। कभी जरा छोटी स्ट्रेटेजी देखें, इस वक्त मुल्क के अंदर तकरीबन को 8 करोड़ या 7 करोड़ के करीब मोबाइल सिमें यूज होती हैं गालिबन, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें से जो कोई ये तो सर इनहेरेंट मसाइल है ना ये, अजहर साहब वैसे चल तो हमेशा से ही रहे हैं, बिजली चोरी तो हम कभी भी नहीं रोक सके। मैं एक्चुअली आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर मैंने आपसे पूछना है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। वो जो फैसला आया था, और मिलिट्री कोर्ट्स के सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए, वो सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि नहीं होना चाहिए। अब उस पर इंट्रा कोर्ट अपील में वो 5 मेंबर बेंच था, ये 6 मेंबर बेंच बन गया। एक चीज़, दूसरी चीज़ कि मैं कॉम्पोजिशन देख रहा था अभी बेंच की, सब के सब जूनियर जजेस हैं, सीनियर जज ही कोई नहीं है उस बेंच के अंदर सुप्रीम कोर्ट का, और जो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील सुनेगा। ये 2 चीजें मुझे समझा दीजिए, ये जज चेंज कैसे हो गए और 5 से 6 कैसे हो गया ये? अच्छा देखिए, जैसे सरदार तारक मसूद साहब के बारे में हमारे में एतराजात थे हमारे, और वो इसको हेड कर रहे थे, पहले दिन से उनका था कि वो बेंच के अंदर शामिल ना हो, लेकिन उन्हें इंट्रा कोर्ट अपील में आकर उन्हें हेड कर दिया गया, और उन्होंने आते ही जजमेंट सस्पेंड कर दी इस हद तक। और अब इसमें जूनियर जजेस नहीं होने चाहिए थे, ये बड़ा सीरियस इशू है। और ये वजह ये है कि ये वाला मामला ये है कि कल अगर मिलिट्री कोर्ट आप करते हैं, आप होल्ड करते हैं कि मिलिट्री कोर्ट बन सकती हैं, लेकिन इस पे वोकला लॉयर मूवमेंट तैयार है मूवमेंट चलाने के लिए, सियासी जमातें भी सारे इस मामले सर, लेकिन अगर साहब उससे पहले एक और मामला भी तो है ना, और वो ये है कि आप इसको चैलेंज भी तो कर सकते हैं। देखिए, इंट्रा कोर्ट अपील में हमें पूरा मौका है ना, ये तो अपील फाइल की है ना पहले। बेंच की तश्कील की बात कर रहा हूं, जो बेंच की कॉम्पोजिशन है उसको चैलेंज नहीं कर सकते आप? उसके हवाले से हामिद खान साहब, सॉरी, एतजाज अहसन और सरदार लतीफ खोसा साहब से मेरी बात नहीं हो सकी है, लेकिन मेरी जो गुफ्तगू जरूर होगी, और वो यकीनन ये वही है कि उसमें चाहेंगे, और हम तो चाहेंगे जिसमें आ जाए पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठा लें आप ये जूनियर जजेस की बजाय आपको चाहिए कि पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठाएं, पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ के सारे मामले को देखे। और मेरिट पे बातें हो रही हैं,
हम कौन सा कह रहे हैं, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात है। अभी तक तो 9 मई के हवाले से कोई सिविल कोर्ट सॉरी दहशतगर्दी की कोर्टों से कोई एक ऐसा और फैसला नहीं ले सके आप। और आपकी जो बेले शिले जितनी होनी थी वो सारी हो चुकी हैं, वो भी आप रिकॉर्ड में सारा कुछ देख रहे हैं। तो मैं नहीं देख रहा कि इसमें कोई बहुत बड़ा रूम होगा अपना किसी के लिए। ये मेरिट पे आवा तो मेरिट पे ये केस जीता हुआ है इंशाल्लाह उल अजीज। और वैसे भी आपके मुल्क में राइट टू फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बातें आर्टिकल 10 में अवेलेबल है और हमें चाहिए कि नॉर्मल कोर्टों में इस केस को लड़े। वो तो आर्टिकल 10 से लेके 19 तक हम देखते ही रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ, और उसके अलावा भी आइन के बहुत सारे आर्टिकल्स वो हमने पिछले साल काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। और अल्लाह खैर करे, उस पर आप कह रहे हैं कि अगर इस तरह का फैसला आ गया कि मिलिट्री कोर्ट सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है, इस पर एडजुडिकेट किया इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर, इसकी फेवर के अंदर, तो लॉयर्स मूवमेंट तैयार है। लेकिन शायद हुकूमत के पास भी एक और प्लान तैयार है, वो जो फैसल वाडा साहब बताते हैं, वो चूंकि अपने आप को कहीं का स्पोक्स पर्सन भी बताते हैं, तो वो कहते हैं कि हम तरमीम के लिए भी तैयार हैं। तरमीम से मतलब आईनी तरमीम हो सकती है। यही आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने भी था कि सिविलियंस का ट्रायल अगर करना है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर तो पहले की तरह आईनी तरमीम की जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज़र सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाएंगे, वापस आते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के आपने बयानात सुने होंगे। उनका ये कहना था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ और इमरान खान की ये गलत पॉलिसी थी कि टीटीपी को पाकिस्तान में लाकर यहाँ पे आबाद किया जाए। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जब हुकूमत चली गई इमरान खान की, तो उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई, जो पीडीएम गवर्नमेंट आई, दे ऑल्सो स्टक विद दैट पॉलिसी। लेकिन जो मामला है इस वक्त वो गंभीर होते जा रहे हैं, सूरत हाल सिक्योरिटी की बहुत अच्छी नहीं है। कुछ थोड़े से स्टैट्स आपके साथ शेयर करूं। 2019 के अंदर पाकिस्तान में 61 टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, 2020 में 78 अटैक्स हुए, 2021 में 130 अटैक्स हुए। अब ये एक असेंडिंग ऑर्डर है और ये इसको देख के एक पैटर्न का अंदाजा होता है। 2022 में 184 अटैक्स हुए, 2023 में 310 अटैक्स हुए और 2024 में अब तक, अभी साल आधा भी नहीं हुआ, 104 अटैक्स हो चुके हैं। आज भी पहले गवादर में आपने देखा, उससे पहले शुमाली वजीरिस्तान में देखा, आज डीआई खान में फौजी जवानों की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई, जो कि बड़ा काबिल मजम्मत है। और ये बॉर्डर पार से, ये फॉरेन ऑफिस से मैं बता चुका कि वहाँ से ये एक्टिविटीज़ सारी यहाँ पे पाकिस्तान में प्लान हो रही हैं। तो कुछ रोज़ पहले इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की हैं, दैट वाज अ मिस्टेक, वो एक गलती थी। और इसके हवाले से वो ये कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहती तो हम इनको अच्छे तरीके से रिहैबिलिटेट कर लेते टीटीपी वालों को, लेकिन वो नहीं हुआ, तो उसकी वजह से ये फॉल आउट है। हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार मौजूद हैं, इम्तियाज़ गुल साहब। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। आपका क्या ख्याल है सर, तहरीक तालिबान को वापस लाना गलती थी? क्योंकि जो स्टैट्स हैं उनको तो देख के ये लगता है कि ये एक पैटर्न नजर आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है सब मामला, या फिर उन पर हमला करना गलती थी एज इमरान खान साहब इज सेइंग, और आपको लगता है कि उनको समझाया जा सकता है? इसमें सिर्फ इमरान खान शामिल नहीं है, इसमें पाकिस्तान की हमारी पूरी रियासती जो बड़े इदारे हैं वो शामिल हैं। मैं बड़े अरसे से ये बहस सुन रहा हूँ कि बार बार कहा जाता है कि टीटीपी को वापस लाने का फ़ैसला इमरान खान ने किया था, और बड़े भोले हैं वो लोग, बशमूल ख्वाजा आसिफ के और उन्हीं के और बहुत सारे हमनवा हैं, जो बार बार ये सारा इल्ज़ाम इमरान खान या पीटीआई हुकूमत पे डाल देते हैं और खामखा इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तो अब रही बात कि वो गलती थी या दुरुस्त फ़ैसला था, ये आज तक मुझे ये भी समझ नहीं आई कि हमारे बड़े जय्यद सियासतदान हैं, बड़े बड़े जय्यद सियासतदान हैं, और उसमें हमारी फिर फ़ौजी सरबराहान भी शामिल हैं, कि एक बुनियादी मसला पाकिस्तान को जो है वो है प्रॉक्सी टेररिज्म का। अफ़गानिस्तान में जो सहूलतकार आलाकार दहशतगर्द हैं वो मौजूद हैं, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सूरत में है, चाहे वो जुंदुल्ला की सूरत में, चाहे इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस। जिसको मेरा सवाल था, इनका दिमाग चेंज किया जा सकता है? ये जो अनलर्न इनको करवाया जा सकता है आपके ख्याल में? रिहेबिलिटेट किया जा सकता है? बाज आ जाएंगे इन मामलों से? जी मैं अगर पूरी अपनी बात कर लूँ, अनलर्न की बात तो बाद में है ना, जो मैं बात कर रहा हूँ इस ताल्लुक आपके सवाल ही से है, वो ये है कि ये वो लोग हैं जो आलाकार हैं, ये किसी के कहने पे इन्होंने दहशत का बाजार गर्म कर रखा है पाकिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान में। तो इसमें अनलर्न यानी इनको कोई इंसेंटिवाइज करने वाला मैं नहीं समझता कि कोई उसकी गुंजाइश रह गई है। और उसका सबूत ये है कि पाकिस्तान ने 3 शराइत रखी थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, कि आप हथियार फेंकें, पाकिस्तान के आइन को माने और
फिर कौमी धारे में आके शामिल हो जाएं। तालिबान ने अपनी जो शराइत रखी थी कि फाटा को बहाल करें, हमें वो इलाका चाहिए। इसी तरह उन्होंने कहा कि हम हथियार कभी नहीं फेंकेंगे। और तीसरी शर्त ये थी कि तमाम मुसल्लह अफवाज को साबका फाटा के इलाकों से आप निकाल दें। तो ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल शराइत थी जो उन्होंने रखी पाकिस्तान के सामने, और इसी वजह से फिर 29 नवंबर 2021 को तालिबान ने पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा था सीज़ फायर वो ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उनके बुनियादी मकसद बातचीत है ही नहीं है। उनका बुनियादी मकसद इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना है। टाइम बाय किया उन्होंने, और फिर एट द वेरी सेम टाइम साथ हम हेल्प भी करते रहे। TTA जो है अफगानिस्तान की जो तालिबान है, उनको कहा भी कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो मामला नहीं हुआ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, चूंकि फॉर द वांट ऑफ टाइम थोड़ा वक्त की किल्लत है, तो मैंने अगले सेगमेंट की तरफ जाना है। आबिद शेर अली साहब साथ हैं, उनसे पूछेंगे जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि बाजवा साहब को बुलाना था, वो क्या मामला है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये है, वो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हर चंद साल के बाद पाकिस्तान की जो अफगान पॉलिसी है वो बनाता कौन है? इम्तियाज़ गुल साहब उनकी बात कर रहे थे, वो चेंज क्यों हो जाती है? एक यूनिफॉर्म पॉलिसी आखिर क्यों नहीं है हमारी? ब्रेक से वापस आते हैं तो ये बात करेंगे, आबिद शेर अली साहब से पूछेंगे कि बुला रहे हैं जनरल बाजवा, जनरल फैज़ को और इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में या नहीं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आबिद शेर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया आबिद शेर अली साहब आपके वक्त का। ख्वाजा आसिफ साहब सब ने देखा ही, आप भी जानते हैं, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को पार्लियामेंट बुलाएंगे, जनरल फैज़ को बुलाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ये तरीके तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान में रिहेबिलिटेट करने का जो ख्याल था, जो अफसाना था, वो गलत साबित हुआ। ये क्यों आपने ये पॉलिसी बनाई? वफाकी वज़ीर कानून जो है वो कहते हैं कि नहीं बुलाना हमने पार्लियामेंट में। ये क्या इसके ऊपर पार्टी पॉलिसी क्या होगी? ये ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी तरफ से कह दिया था, शहबाज शरीफ साहब से नहीं पूछा था उन्होंने? ये मेरे नज़र से नहीं गुजरी खबर, अभी आपने फरमाया, लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी के ऊपर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉडी है जिसमें आप लेजिस्लेशन करते हैं, पूरे पाकिस्तान की कानून साजी करते हैं, और उस अदारे को ये किसी का सबॉर्डिनेट नहीं है, और ये सिर्फ अवाम को जवाबदेह है। अगर कोई बड़ी लीथल किस्म की इश्यूज हैं या कोई ऐसी ग्रॉस वायलेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो और अगर पार्लियामेंट समझती है तो फिर पार्लियामेंट को वो काम करने चाहिए जिसका इख्तियार पाकिस्तान के आइन ने पार्लियामेंट को दिया है। अभी डोनाल्ड लू को देख लें, उसने खारजा कमेटी के सामने अपने आप को पेश होकर जो बयान रिकॉर्ड कराया, तो ये तौहीन नहीं होती किसी की भी। और ये अगर कोई मुल्की मामलात पर कोई ऐसे इश्यूज हैं तो उस पर फिर पार्लियामान को फैसला करना चाहिए। ये तो पार्लियामान ने फैसला करना है, तो ये अभी मेरे नज़र से नहीं ये गुजरी खबर, तो लेकिन ये पार्लियामान सुप्रीम है, तो अगर पार्लियामान समझती है कि ग्रॉस वायलेशन हुई है तो फिर पार्लियामेंट को बिल्कुल अपने मकासद और पाकिस्तान के वसीतर मफाद के लिए फिर सोचना चाहिए। अच्छा आबिद साहब, ये खबर आपकी नज़र से गुजरी होगी यकीनन। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा कि उनको धमकियां में इस फ़ोन आए, एक पहले भी आया था, एक अब आया, और अच्छा ये भी नहीं कि कोई हाजिर सर्विस साबिक अफसरान की तरफ से आए हैं और वो मुल्क के वजीर दिफा हैं, वो टीवी पे आके बता रहे हैं। ये मामला आपके ख्याल में उनको फिर पार्लियामेंट में नहीं सबसे पहले उठाना चाहिए था, या फिर खुद डिफेंस मिनिस्टर हैं और उनको मतलब कोई साबिक अफसर धमकी दे दे? आपकी आवाज में इको बहुत है, मैं कुछ प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहा। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं अपने पैनल पे भी कहता हूँ कि एको को भी जरा जी बेहतर करें। मैं आबिद शेर अली साहब ये पूछ रहा था, ख्वाजा आसिफ साहब को जो बयान है कि उन्हें धमकी दी गई, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा दी गई, और दी भी साबिक अफसरान की तरफ से दी गई जो कि हाजिर सर्विस भी नहीं है, और वो मुल्क के वजीर दिफा हैं, उनके नीचे बहुत सारे इदारे हैं, तो उनको धमकी दे देना, और वो टीवी पे आके तो बता रहे हैं। वो पार्लियामेंट क्यों नहीं गए ख्वाजा आसिफ साहब कि मुझे मुल्क के वजीर दिफा को धमकी मिली है और पार्लियामेंट उसके ऊपर एक्शन ले? वो खुद भी ले सकते हैं। देखिए, अगर तो ख्वाजा आसिफ साहब को किसी ने भी धमकी दी है, अव्वल तो किसी की जुर्रत नहीं है उनको कोई धमकी दे दे, तो अगर खुदा न खास्ता किसी ने ख्वाजा आसिफ साहब को
धमकी देने की जुर्रत कर ली है तो इन चीज़ों की बिल्कुल जांच पड़ताल होनी चाहिए कि ख्वाजा साहब क्योंकि उधार तो रखते नहीं है किसी का भी, और उसी वक्त वो सूद समेत अदा भी कर देते हैं। सही। तो ये अभी मेरे लिए हैरानगी है कि अगर कोई उनको कोई धमकी अमेज कोई कॉल आई है जो कोई इस तरह की हुई है तो फिर इसका बिल्कुल अदराक होना चाहिए। ये किसी की खुद बताया सर नहीं होनी चाहिए कि कोई खुद बताया उन्होंने कहा एक दफ़ा तो पहले फ़ोन आया, धमकी दी, उन्होंने कहा जी आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा मैं, और फिर दूसरी दफ़ा और धमकी अमेज फ़ोन आया। ये अभी रिसेंटली आपके इल्म में ही है, पार्लियामेंट के अंदर मामला था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किस इशू पे करेंगे? ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात पे करनी है? ये तो ख्वाजा साहब ही बता सकते हैं। हम वैसे सोच सकते हैं कि वो किस इशू पे कर सकते हैं। नहीं आप बताएं ना, सवाल आपने नहीं, मैंने तो फोन नहीं किया। तहकीकात हैं, मैंने फोन नहीं किया, ये ख्वाजा साहब ने खुद बताया। ख्वाजा साहब के साथ मेरी जिंदगी, मैं 22 साल हो गया हूँ प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में आया, और ख्वाजा साहब के साथ मैं 4 मरतबा रुकने कौमी असम्बली भी रहा। मेरे सामने तो ख्वाजा साहब को इस तरह की बात करने की किसी की जसारत नहीं है। तो अगर कभी ख्वाजा साहब से किसी ने की है तो ख्वाजा साहब हिसाब किताब पूरा कर देंगे फिर उसका, जिससे भी दी है धमकी उन्होंने। हाँ, वो कह रहे थे कि जिसने धमकी दी है ज्यादा नुकसान उन्हीं का होगा। मैं एक और इशू की तरफ से ख्वाजा साहब का तो नहीं, ख्वाजा साहब मैं आपको बताऊं, ख्वाजा साहब सूद समेत हिसाब किताब पूरा करते हैं, और ये आप देखेंगे कि वो अगर किसी ने उनसे ये जुर्रत की है तो वो सूद समेत उसका हिसाब लेंगे उससे। नहीं, वो देखें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की धमकी वहाँ से आई थी बकौल ख्वाजा साहब के कि मैं आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा। उससे पहले उन्होंने टीवी शो के ऊपर बता दिया, लेकिन बहरहाल उनके पास एक पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा माफ़ कीजिएगा ओहदा है, ही इज़ डिफेंस मिनिस्टर। मैं सर थोड़ा सा आगे आना चाह रहा हूँ। बातचीत यूँ है कि अभी इस वक्त सोचा कि इलेक्शन होंगे, उसके बाद स्टेबिलिटी आएगी। अब मामला ये है कि तहरीक इंसाफ ये कहती है कि पहले हमारे जो एतराज़ात हैं वो दूर किए जाएँ, वो फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी इस तरह से कोई ख़ास डेवलपमेंट के मिलजुल के आगे चलने के हवाले से हुई नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब का, आपके तो फैसलाबाद शहर से ही हैं, उन्होंने कल सर एक इंटरव्यू के अंदर बात की है। आप इजाज़त दें, मैं नाज़रीन को भी सुनवाना चाह रहा हूँ, आपका कॉमेंट उस पर लेना चाह रहा हूँ। चलाएँ जी। शहजाद साहब, आपने सुना है राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हम ओवरऑल हम सभी फंस गए हैं, मतलब द पॉलिटिकल प्लेयर्स, और बड़ा मुश्किल है इसमें से निकलना, क्योंकि वे फॉरवर्ड आगे नजर। और फिर अगेन वो ये कहते हैं कि वो इमरान खान बात नहीं करेगा, वो हमें खत्म करना चाहता है, हम उसको कर देंगे। गिविंग एंड पे सर हुकूमत नहीं होती, ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं होती। आपको बुला लेना चाहिए कि आए, बैठ के बात तो कम शुरू करते हैं, और फिर आपके जो मुतालबात है मानते हैं, कमीशन वगैरह बनाए। सर देखे ना इमरान खान का कुछ जाएगा, ना अभी राना साहब का कुछ जाएगा पाकिस्तान का जाएगा इस लड़ाई के अंदर। दुरुस्त। पाकिस्तान की इंडस्ट्री का जाएगा, पाकिस्तान के इदारों का जाएगा, पाकिस्तान की खुशहाली का जाएगा। देखें अभी जो बिजली के क्राइसिस हैं, मिलने बंद होने को हैं, लोग बेरोज़गारी की तरफ जा रहे हैं। अगर हुकूमत ने हिम्मत करके हुकूमत बनाई है मुस्लिम लीग नून ने, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। ओवरनाइट तो कोई ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून कोई ओवरनाइट चेंज लाकर पाकिस्तान को ऐसे ले जाएं, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा। जो पाकिस्तान की डेंटिंग पेंटिंग हुई है, जो पाकिस्तान को नुकसानात हुए हैं, तो ओवरनाइट ये तब्दीली का कोई सोचे भी ना कि ओवरनाइट चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी, जब बिजली की कीमतें चले जाएंगी नीचे, जब महंगाई ये आहिस्ता आहिस्ता होगी, स्टेबिलिटी आएगी मुल्क के अंदर। वरना तो कोई भी नहीं हुकूमत कर सकेगा, जिसको मर्जी आप लेके चाहे सारे एक पेज पे भी आ जाए। तो फिर इस तरह जब निज़ाम ख़राब होगा तो पाकिस्तान के गरीब लोगों ने, पाकिस्तान के मेहनत कशों ने तो वोट दे दिया। तो सर आप बात करेंगे, ऑपोजिशन से बात करेंगे पीएमएलएन सर? तो सुन लें, मैं असल में आखिरी मिनट मैंने कहा इस पे कमेंट कर दीजिए प्लीज। दो तीन साल के लिए लड़ाई को साइड पे कर दे, पाकिस्तान की कौम का सोचें, महंगाई का खात्मा करें, स्टेबिलिटी लाइन लड़ने के लिए फिर सारी जिंदगी पड़ी है। सर बात करेंगे तो वो साथ आके बैठेंगे ना। आप भी, आपकी जमात चूंकि हुकूमत है, हुकूमत बड़ी होती है, देने वाली होती है, वो सुने तो सही मुतालबात बुलाएं। शहबाज शरीफ साहब ने खुद भी ऑफर दी थी, जो भी ये तहरीक सुन्नी इत्तेहाद के लोग हैं उनको भी ऑफर दी थी कि बैठकर डायलॉग करें।
हम नहीं किसी को डाकू चोर कहते हैं, आए बैठ के मुल्क की बात करें। वो कहते हैं इलेक्शंस में पहले करें ना, कि जो उनको एतराज है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, कहते हैं इस पे एक कमीशन बना लें पहले, इलेक्शंस में जो मुबैना धांधली है वो कहते हैं पहले इस पे कर लें फिर आगे चलते हैं। अगर धांधली आई है पीटीआई के, मैं कहता हूँ आए मेरे हल्के से शुरू कर लेते हैं। अच्छा ठीक, 70,000 वोट बाहर के हल्कों का मेरे हल्के में, सुन ले, 70,000 वोट बाहर के हल्कों का मेरे हल्के में डाला, मरे हुए लोगों का वोट दोबारा डाला, जितने भी मरे हुए थे 4-5 हज़ार, तो मरे हुए लोग माशाल्लाह ऐसी नादरा की कैपेबिलिटी है कि मरे लोगों का वोट पड़ गया मेरे इलाकों में। जो 20-20 साल मरे को हो गए उनका वोट दोबारा बन के आए। फिर अगर आपने ऑडिट करना है तो NA 102 से कर लेते हैं, वरना आपको पता चल जाएगा कौन कैसे इलेक्शन जीता है धांधली करके। तो आप पैदावार है, नादरा की पैदावार है। मैं इसलिए अच्छा आपको हराया गया है इसलिए आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं रिकाउंट में नहीं जा रहा, मैं ट्राइब्यूनल में जा रहा हूं। मेरे पास एविडेंस है कि तांदले वाला के रहने वाला मेरे हल्के में वोटर कैसे बन गया। जो पिछली 3-3 नस्लों से मुझे वोट दे रहे हैं उनका उठा के वोट तांदले वाला फेंक दिया, उनका वोट आपने सियालकोट फेंक दिया, उनका वोट आपने कहीं और फेंक दिया। मेरे पास तो 70,000 वोट की ये लिस्ट है। अगर ये इस तरह के फ्रॉड इलेक्शन कराने थे हमारे हल्कों में तो इससे बेहतर ना करवाते आप। आप ये तो सर बड़ी अच्छी आपने बात की। कर ले तो ये मैं असल में ना आबिद साहब मैं माजरत चाहता हूँ, वक्त एक्चुअली मेरा ना प्रोग्राम खत्म हो गया है। दूसरी मर्तबा ज्यादती हुई। ओहो नहीं, ये बड़ी गलत बात है और ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। जो वो कह रहे हैं हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, वो हल्के भी खुल जाएं, आपको शिकायत है और आपके पास भी सबूत मौजूद हैं वो भी खुल जाएं तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। और चाहिए क्या है पाकिस्तान को। लेकिन ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि सभी को शिकवे हैं, कोई एक जमात ऐसी नहीं है कि जिसने ये इल्ज़ाम न लगाया हो कि मेरे साथ धांधली होगी। ये भी एक अनोखा ही वाक़या है वैसे पाकिस्तान की सियासी तारीख के एतबार से अगर देखा जाए। बहुत शुक्रिया आबिद शेर अली साहब, आपने वक्त दिया। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।